कोऑर्डिनेशन चैप्टर 21 है, तो वन शॉट देखेंगे। इसमें से जो भी आपको लगेगा टफ पॉइंट है या याद करने वाला पॉइंट है तो ये आप उसको याद कर लेंगे, और चाहे तो उसको नोट्स कर लीजिएगा। यहाँ पर चैप्टर 21 देखेंगे जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये बार बार आते रहेगा यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे कुछ इंट्रोडक्शन है, फिर न्यूरल सिस्टम, फिर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, देन न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, देन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन रिफ्लेक्स एक्शन, देन उसके बाद है एंड रिफ्लेक्स आर्क, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। तो ये है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में कुछ बातें देख लेते हैं। तो यहाँ पर है एज यू नो द फंक्शंस ऑफ द ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम मीन्स आवर बॉडी मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड to maintain homeostasis. Coordination is the process through which two or more organs interact and complement the function of one another. For example, when we do physical exercise, the energy demand is increased for maintaining an increased muscular activity. The supply of oxygen is also increased. The increased supply of oxygen necessitates an increase in the rate of respiration, heartbeat, and increased blood flow of high blood vessels. When physical exercise is stopped, the activities of nerve, lungs, heart, and kidney जो होते हैं नर्व का, लंग्स का एंड हार्ट, किडनी ग्रेजुअली रिटर्न टू देयर नॉर्मल कंडीशन. Thus the functions of the muscles, तो जो यहाँ पर होते हैं फंक्शंस कौन कौन चीज़ का, फंक्शंस ऑफ दी मसल्स, लंग्स एंड हार्ट, ब्लड वेसल्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन्स, ये सब कोऑर्डिनेट करता है व्हाइल परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज इन आवर बॉडी. द न्यूरल सिस्टम एंड द इंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेटेड, ये सब जॉइंटली कोऑर्डिनेट होता रहता है and integrate all the activities of the organs so that they functions in synchronized fashion में पूरे फंक्शन करते हैं. The neural system provides an organized network of point to point connection, जो न्यूरल सिस्टम होता है जिससे क्विक कोऑर्डिनेशन होता है. The endocrine system provides केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हार्मोन्स के द्वारा, जो होते हैं इंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं वह हार्मोन्स के द्वारा इंटरेक्शन करता है. इन दिस चैप्टर हम लोग ये जानेंगे अबाउट न्यूरल सिस्टम, मैकेनिज्म ऑफ न्यूरल कोऑर्डिनेशन लाइक ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन अक्रॉस सिनैप्स एंड फिजियोलॉजिकल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. न्यूरल सिस्टम जानते हैं. न्यूरल सिस्टम में द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कम्पोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन कहते हैं. न्यूरॉन से मिलकर बना होता है विच कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई को ट्रांसमिट करता है. द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स. तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वेरी सिंपल होता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में. फॉर एग्जांपल इन हाइड्रा इज कंपोज्ड ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. तो हाइड्रा जो होते हैं, हाइड्रा में इन हाइड्रा इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स. द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट वेयर ब्रेन इज along with a number of ganglia and neural tissue. The vertebrates have a more developed neural system होते हैं. ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज़ द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम comprises all of the nerves of the body associated with the CNS, brain and spinal cord. The nerve फाइबर ऑफ दी PNS आर टू टाइप्स होते हैं. नर्व फाइबर एक एफरेंट फाइबर होते हैं और एक इफेरेंट फाइबर होते हैं. तो एफरेंट फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यू ऑर्गन टू द CNS. CNS एक पॉइंट होते हैं, सेंटर पॉइंट. अगर जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आता है, एफरेंट मतलब हो गया आना, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो जाता है तो वह इफेरेंट होता है. तो वही लिखा हुआ है कि द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू या ऑर्गन टू CNS एंड द इफेरेंट फाइबर जो होते ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू द कंसर्ट पेरिफेरल टिश्यू ऑर्गन के पास जाता है.
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम देख लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन, एक जोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वह दो पार्ट में डिवाइडेड है। द जोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू स्केलेटल सिस्टम। तो जोमैटिक न्यूरल सिस्टम होते हैं रिलेज इम्पल्स करता फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स, वाइल ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होते हैं, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो होते हैं ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू द इन्वॉलेंट्री ऑर्गन। ऑटोनॉमिक वही होता है CNS से वह ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी के पास भी हो जाता है। और उसके बाद है कि स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी, द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज़ फर्दर क्लासिफाइड इंटू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम में वे डिवाइडेड है। ये सभी अभी देखेंगे, चाहे ये सब को आप पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं जो थर्ड टॉपिक है, न्यूरॉन एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। तो ये वन शॉट है जिसके कारण बहुत बात आप जानते हैं, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर पढ़ देते। जो मुश्किल लगेगा उसको तो बताएंगे अच्छे से। तो देख सकते हैं सबसे पहले न्यूरॉन का डायग्राम देख सकते हैं। सबसे पहले ये सिनैप्टिक नोब दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद सिनैप्टिक नोब के बाद एक्सॉन टर्मिनल है, उसके बाद यहाँ पर है नोड्स ऑफ रैनवियर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नोड्स ऑफ रैनवियर जहाँ पर माइलिन शीथ का ये एक साथ वो मिलता है। देन एक्सॉन है, फिर बीच में कुछ स्पेस भी होते हैं। एक्सॉन देख रहे हैं, स्वान सेल्स देख रहे हैं, जो ग्रेनुअल्स होते हैं वह स्वान सेल्स होते हैं। न्यूक्लियस देख सकते हैं, सेल बॉडी देख सकते हैं। उसके बाद निसल्स ग्रेनुअल्स एकदम छोटे छोटे होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं। ये पार्ट तो आप पता होगा कि कहाँ पर क्या होता है। तो अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 3 मेजर पार्ट्स, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। ये तीनों पार्ट्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे देख सकते हैं सेल बॉडी, ये पूरे बॉडी हो गया, उसके बाद डेंड्राइट्स भी देख सकते हैं और उसके बाद एक्सॉन देख रहे हैं। तो इस तीनों से मिलकर बना होता है। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। दस कंटेन, यहाँ पर द सेल बॉडी कंटेन साइटोप्लाज्म विद टिपिकल सेल और सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एंड सर्टेन ग्रैनुलर बॉडीज कॉल्ड निसल्स ग्रैनुअल्स कहते हैं। जो कि देख सकते हैं निसल्स ग्रैनुअल्स एकदम छोटा छोटा होता है। इसमें शॉर्ट फाइबर विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी आल्सो कंटेन निसल्स ग्रैनुअल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, और उसको डेंड्राइट्स कहते हैं। दिस फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवार्ड द सेल बॉडी। तो जो ये होते हैं शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी आल्सो कंटेन निसल्स ग्रेनुअल्स एंड आर कॉल्ड डेंड्राइट्स। दिस फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टुवार्ड द सेल बॉडी। तो ये फाइबर जो होते हैं ट्रांसमिट इम्पल्स को करता है टुवार्ड द सेल बॉडी। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर। एक्सॉन जो होते हैं वो लॉन्ग फाइबर होते हैं। द डिस्टल एंड ऑफ विच इज ब्रांच्ड। डिस्टल एंड होते ब्रांच्ड होते हैं। ईच ब्रांच टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको सिनैप्टिक नोव कहते हैं। विच प्रोसेस सिनैप्टिक वेजाइकल वहाँ पर होते हैं। वहीं पर एक केमिकल्स होता है जिसको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो द एक्सॉन जो होते हैं वह ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स को करता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू अ सिनैप्स। तो द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे। तो एक्सॉन हो गया जो कि ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू सिनैप्स। सेल बॉडी से जो होते हैं एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स करता है अवे फ्रॉम सेल बॉडी से सिनैप्स के ओर टू न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। द न्यूरॉन आर डिवाइडेड इनटू। तो किसके बेस पर? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के बेसिस पर बांटा गया। मल्टीपोलर, ध्यान रखना है कि विथ 1 एक्सॉन एंड 2 और मोर डेंड्राइट। 1 तो यहाँ पर कौन चीज़ होगा? एक्सॉन होगा, और अगर 2 और मोर डेंड्राइट्स होगा तो वह मल्टीपोलर होगा। तो इसका एग्जाम्पल खास है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ये होते हैं मल्टीपोलर। बाइपोलर ये हमारे आँख में होते हैं। विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट्स होते फाउंड इन द रेटिना ऑफ आई में ये होता है। और उसके बाद यहाँ पर है यूनिपोलर, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन ओनली। सेल बॉडी के साथ केवल एक एक्सॉन होता है तो वह कहलाता है। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है यूनिपोलर।
यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सोन नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर इवॉल्व्ड विद स्वान सेल्स। स्वान सेल्स उसमें होते हैं, तो स्वान सेल्स का डायग्राम आप देख सकते हैं। ये स्वान सेल्स होते तो ये माइलिनेटेड हो गया, और नॉन माइलिनेटेड में बात करेंगे तो ये नहीं होता है। विच फॉर्म माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन। द गैप्स बिटवीन टू एडजेसेंट माइलिन शीथ आर कॉल्ड नोड्स ऑफ रेनवियर। तो दो गैप के देख सकते हैं, जो गैप यहाँ पर दिखाई देता है ये नोड्स ऑफ रेनवियर होते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर इज इंक्लोज्ड बाय स्वान सेल्स। तो स्वान सेल्स होते हैं दैट डज नॉट फॉर्म अ माइलिन शीथ अराउंड द एक्सोन। तो एक्सोन के उधर माइलिन शीथ नहीं होता है। एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम्स में ये होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देख लिया। अब यहाँ पर जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स का कैसे होता है, तो ये तो कुछ ज़्यादा हार्ड है, तो इसको आप अलग टॉपिक से पढ़ेंगे तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर क्या क्या होते हैं वो देख सकते हैं इसके थ्रू। तो यहाँ पर है सबसे पहले कि जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो न्यूरॉन आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। तो न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्ब्रेन होते हुए पोलराइज्ड स्टेट में होते। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड। पोलराइज्ड वो क्यों होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट इन द न्यूरल मेम्ब्रेन। दीज आयन्स चैनल्स आर सिलेक्टिवली परमिएबल टू डिफरेंट आयन्स के लिए वह सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स। तो व्हेन अ न्यूरॉन जो होते हैं, व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स दैट इज रेस्टिंग द एक्सोन मेम्ब्रेन इज रेस्टिंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम। तो रेस्टिंग स्टेज में जो होते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन वह परमिएबल होता है पोटेशियम आयन के लिए। एंड नियरली इनपरमिएबल टू सोडियम आयंस, और वह इनपरमिएबल होते हैं सोडियम आयंस के लिए। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। और उसी तरीक़ा से रेस्टिंग में देख रहे पोटेशियम आना चाहता है और सोडियम के लिए इम्परमिएबल होता है। सिमिलरली मेम्ब्रेन इम्परमिएबल टू नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म, और वो भी इम्परमिएबल होता है सोडियम के लिए और नेगेटिव चार्ज के लिए भी इम्परमिएबल होता है। कंसिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सोन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। क्योंकि वहाँ पर देखते हैं पोटेशियम के लिए परमिएबल होता है, जिसके कारण अंदर ज़्यादा पोटेशियम चला जाता है। एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम का वहाँ पर लो होता है। इन कॉन्ट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सोन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। तो इस तरीके से बाहर के साइड में देखते हैं तो पोटेशियम का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड दस फॉर्म अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस तरीके से ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना लेता है। दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। तो दीज आयनिक ग्रेडियंट जो होता है अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन ये मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस बाय द सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा ये होते। विच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटवर्ड, 3 सोडियम को बाहर भेजता है। फॉर 2 के वह 2 के अंदर आता है। तो एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन पोसेस पॉजिटिवली चार्ज्ड व्हाइल इट्स इनर सरफेस जो होते हैं वह बिकॉम नेगेटिवली चार्ज एंड देयरफॉर इज पोलराइज्ड हो जाता है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल उसको कहते हैं। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं कि क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले सोडियम ये देख रहे हैं, सोडियम के लिए यह इनपरमिएबल होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी ये इनपरमिएबल होता है। लेकिन बाद में देखेंगे तो सबसे पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन थ्रू एक्सोन एट पॉइंट ए एंड बी पर दिखाई दे रहा है। देख सकते ए में सोडियम है जो कि अंदर आना चाह रहा है और
निगेटिव चार्ज भी देख सकते हैं और नीचे पॉजिटिव चार्ज बहुत सारा होता है। फिर बाद में वही चलकर ये उल्टा हो जाता है, मतलब कंडक्ट होने लगता है। तो नीचे की डायग्राम में भी वही चीज़ शो कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि यू माइट बी curious to know about the mechanism of generation of nerve impulse and its conduction along an axon when a stimulus is applied at a site point A on the polarized membrane. The membrane at the site A becomes freely permeable to sodium. This leads to a rapid influx of sodium ion. तो this leads to रैपिड इनफ्लक्स यहाँ पर कह रहा है कि ऑन द पोलराइज्ड मेम्ब्रेन द मेम्ब्रेन एट द साइट ए बिकम्स फ्रीली परमिएबल टू सोडियम आयन। दिस लीड्स टू अ रैपिड इनफ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलरिटी एट दैट साइट। तो यहाँ पर है कि दिस लीड टू रैपिड इनफ्लक्स होता है सोडियम आयन फॉलोड बाय रिवर्सल ऑफ पोलरिटी एट दैट साइट। वहाँ पर रिवर्स होते दैट इज the outer surface of the membrane become negatively charged and inner side होते become positively charged. The polarity of the membrane at site A thus reversed and hence depolarized होते हैं. The electrical potential difference across the plasma membrane at the site A is called action potential. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साइड जो होते हैं डिफरेंस इसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, विच इज़ इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स उसको टर्म कहा गया। एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन एग्जाम्पल साइट बी मेम्ब्रेन हैज़ पॉजिटिव चार्ज होते हैं मेम्ब्रेन के पास ऑन द आउटर सरफेस एंड निगेटिवली चार्ज होते हैं इसका इनर सरफेस पर। एज ए रिजल्ट अ करेंट फ्लोज ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम साइट ए टू बी। ऑन दिस आउटर सरफेस करेंट फ्लोज फ्रॉम साइट बी टू ए टू complete the circuit of current flow. Hence the polarity of site is reversed and the action potential is generated at site B. Thus the impulse जो होते हैं action potential generated होते हैं at site A और arrives होते हैं site B की ओर। Thus sequence is repeated along the length of axon and consequently the impulse conducted होते रहता है। The rise in the stimulus induced permeability of sodium ion is extremely short lived के लिए होते हैं। It is quickly followed by a rise of permeability to sodium within a fraction of a second. Potassium diffuses outside the membrane and restores the resting potential of the membrane at the site of excitation and the fiber become once more responsive to फर्दर स्टिमुलेशन के लिए वे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स कैसे होता है तो जानते हैं कि वह इसके द्वारा होते हैं। सबसे पहले ये एक्सॉन के पास आता है कोई भी इम्पल्स, देन एक्जिनल टर्मिनल के पास आता है, एक्सॉन टर्मिनल के पास, फिर सिनेप्टिक वेजाइकल होते हैं, सिनेप्टिक वेजाइकल से वो रिलीज करता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास जाता है, देन सिनेप्टिक क्लेफ्ट से होते हुए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास जाता है, फिर यह नेक्स्ट वाला जो न्यूरॉन होते हैं वहाँ पर ट्रांसमिट कर देता है जहाँ पर रिसेप्टर होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सिनेप्स का भाग दिख लिया, सिनेप्टिक वेजाइकल एक्सॉन। तो डायग्राम शो हो रहा है एक्सॉन टर्मिनल एंड सिनेप्स को बता रहा है। तो जो बात अभी हमने देखा उसी को लिखा हुआ है कि अ नर्व इम्पल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर थ्रू जंक्शन कॉल्ड सिनेप्स। अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन विच मे और मे नॉट बी सेपरेटेड बाय अ गैप कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देयर are two types of synapse, namely electrical synapse and chemical synapses. At electrical synapse, the membrane of pre and post synaptic neurons are very close proximity में होते हैं जिसके कारण electrical current can flow directly from one neuron into the other across this synapse. Transmission of an impulse across electrical synapse is very similar to impulse conduction along a single axon. Impulse transmission across an electrical synapse is always faster than that across a chemical synapse. Electrical synapse are rare in our system. तो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिनेप्स रेयर है। At a chemical synapse, the membrane of pre and postsynaptic neurons are separated by fluid space called synaptic cleft. Do you know how the presynaptic neuron transmit an impulse action potential across the synaptic cleft to
postsynaptic neuron. Chemicals called neurotransmitter are involved in the transmission of impulse at the synapse. The axon terminal contain vesicle field. With these neurotransmitters, when an impulse action potential arrives the axon terminal, it is stimulated at the movement of the synaptic vesicle toward the membrane where they fuse with the plasma. वे फ्यूज होते हैं, देन फ्यूज होने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वे फ्यूज होते हैं. देन आफ्टर फ्यूज when an impulse arrives the axonal terminal, it stimulates the movement of the synaptic vesicle toward the membrane where they fuse with plasma membrane and release the neurotransmitters in the synaptic cleft. The released neurotransmitter bind to their specific receptor से bind होता है present on the postsynaptic membrane. This binding opens ion channels allowing the entry of ions which can generate a new potential in the postsynaptic neuron. The new potential developed may be either excitatory or in. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बात करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में देखिए कौन कौन है. तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डायग्राम है जिसमें फोर ब्रेन के बारे में पहले स्टडी करना, फिर मिड ब्रेन एंड देन हाइंड ब्रेन के बारे में स्टडी करना है, तब रिफ्लेक्स एक्शन. तो सबसे पहले यहाँ पर देखते कुछ इंट्रोडक्शन ब्रेन में. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द ब्रेन इज द सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी and act as command and control system. It controls the voluntary movement, balance of the body, functioning of vital involuntary organs, example lung, heart, kidney, etc. Thermoregulation, hunger and thirst, फिर circadian 24-hour rhythms, our body, activities of several endocrine glands and human behavior. It is also the site for processing of vision, hearing, speech, memory, intelligence, emotions, and thoughts. The human brain is well protected by the skull. जो ह्यूमन ब्रेन है वह स्कल से प्रोटेक्टेड होता है. इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज कवर्ड बाय क्रेनियल मेनाइंजिस कहलाता है. तो ब्रेन जो जिससे कवर होता है उसको क्रेनियल मेनाइंजिस कहते हैं. कंसिस्टेड ऑफ एन आउटर लेयर कल ड्यूरामीटर. आप डैप याद रखें, DAP सबसे ऊपर ड्यूरामीटर, जो कि एक थीन मिडिल लेयर, सबसे आउटर लेयर होता है ड्यूरामीटर. देन मिडिल लेयर होता है अराक्नोइड. तो वेरी थीन मिडिल लेयर कॉल्ड अराक्नोइड एंड आउटर लेयर मतलब मिडिल लेयर देख ले. आउटर सबसे लेयर है ड्यूरामीटर, थीन जो है कि मिडिल लेयर इसको अरेक्नोइड, एंड इनर लेयर जिसको कहते हैं पायामीटर. तो विच इज कॉन्टैक्ट विद द ब्रेन टिश्यू. पायामीटर से ब्रेन टिश्यू कॉन्टैक्ट होता है. द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इन टू 3 मेजर पार्ट्स. फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन में ये डिवाइडेड है. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फोर ब्रेन में शामिल है सेरिब्रम, देन थैलमस, हाइपोथैलमस. ये फोर ब्रेन में डिवाइडेड है. जैसे अगर इसका आप ये अगर डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, इसका ये नोज होगा और यहाँ पर ये माउथ है और इस तरीके से ब्रेन है, यहाँ पर आँख है. तो देख सकते हैं यहाँ से लेकर ये पूरा पार्ट जो देख रहे हैं अभी ग्रीन कलर से पेंट कर रहे हैं, तो ये सब आता है फोर ब्रेन में. देख सकते हैं ये पूरा फोर ब्रेन का पार्ट है हमारा. अगर ऐसे से लेकर अगर ऐसे की ओर ये फोर ब्रेन है. फोर ब्रेन में सेरिब्रम शामिल है, थैलमस शामिल है और हाइपोथैलमस शामिल है. उसके बाद मिड ब्रेन में देख सकते हैं कौन कौन चीज़ शामिल है. तो यहाँ पर मिड ब्रेन में ये होता है, जैसे मिड ब्रेन में ये बीच वाला भाग देख रहे हैं जहाँ पर सिचुएटेड है, ये वाला मिड ब्रेन है. मतलब यहाँ जो भी देख रहे हैं ये एरिया, ये मिड ब्रेन का पार्ट है. फिर उसके बाद यहाँ पर हाइंड ब्रेन में देखिए कौन कौन चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं. पॉन्स, ये पॉन्स का डायग्राम है. फिर सेरिबेलम ये है. फिर उसके बाद मेडुला है और ये स्पाइनल कॉर्ड है.
तो इस तरीके से हाइंड ब्रेन में पॉन्स, सेरिबेलम, मेडुला, ये तीनों चीज़ शामिल है हाइंड ब्रेन में। तो यहाँ पर ब्रेन स्टेम एंड हाइंड ब्रेन मिला, मतलब मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन मिलाकर ये ब्रेन स्टेम बनता है। सेरिब्रल एक्वेडक्ट के बारे में जानते हैं। तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट देख रहे हैं किस तरीके से एक्वस चीज़ यहाँ पर मिल रहा है, तो इसीलिए सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं। कॉर्पस कलोसम देख रहे हैं, ये थैलमस हाइपोथैलमस के कवर की तरह यहाँ पर वर्क करता है और इसी जगह पर कहीं पाइनियल ग्लैंड होते हैं। तो कॉर्पस कलोसम, ये डायग्राम देख लिए। सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये वाला पार्ट को कहते हैं। तो एक एक स्ट्रक्चर के बारे में कहीं दिया होगा। अब फोर ब्रेन के कुछ देखते हैं यहाँ पर। तो द फोर ब्रेन कंसिस्ट होता है सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। सेरिब्रम फॉर्म्स द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। सेरिब्रम बनाता है मेजर पार्ट ह्यूमन ब्रेन का। तो ध्यान रखना है, मेजर पार्ट सबसे सेरिब्रम होता है फोर ब्रेन का, मतलब ह्यूमन ब्रेन का। अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स। एक डीप क्लेफ्ट जो होते हैं, अ डीप क्लेफ्ट डिवाइड्स द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडनली इनटू टू हाफ्स विच A deep cleft divides the cerebrum longitudinally into two halves, which are termed as the left and right cerebral hemisphere. दो भाग में जो डिवाइड करता है ब्रेन का, मतलब सेरिब्रम को, तो वो कहलाता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर। नाम से भी आप समझ सकते हैं, सेरिब्रल और हेमिस्फीयर मतलब आधा गोला। द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस कलोसम। कॉर्पस कलोसम नर्व फाइबर है, देख सकते हैं, उसी से ये अटैच्ड होता है। और नेक्स्ट है कि द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो लेयर्स ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर के जो कवर होते हैं उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। एंड इज थ्रोन इनटू प्रोमिनेंट फोल्ड्स, और वही जो थ्रेड्स होकर प्रोमिनेंट फोल्ड बनाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिस्फीयर It's called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. The cerebral cortex is referred to as the gray matter due to its grayish appearance के कारण इसको ग्रे मैटर का यहाँ पर ग्रेस दिखाई देता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही ग्रेस अपीयरेंस दिखाई देता है। द न्यूरॉन सेल बॉडीज आर कंसनट्रेटेड हेयर गिविंग द कलर। यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हो जाता है न्यूरॉन, जिसके कारण वह ग्रे कलर देता है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन्स। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वह द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन्स मोटर एरियाज, सेंसरी एरियाज एंड लार्ज रीजन्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ही मोटर एरियाज भी होता है, सेंसरी एरियाज होता है एंड लार्ज रीजन भी होता है। नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटरली इन फंक्शन। लार्ज एरिया होता है लेकिन वह फंक्शन दोनों अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। These regions called as association areas which are responsible for complex functions। तो यही एसोसिएशन एरिया होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जहाँ पर ये सब फंक्शन होते हैं, जैसे इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी एंड कम्युनिकेशन होने का जो काम होता है वह एसोसिएशन एरियाज में होता है, जो कि फोरब्रेन का पार्ट है। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विथ माइलिन शीथ। तो फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विथ माइलिन शीथ विच कंस्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो यहाँ ध्यान रखना है कि फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स जो होते हैं कवर्ड होता है माइलिन शीथ से। फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विथ माइलिन शीथ विच कंस्टिट्यूट इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर का सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है वह माइलिन शीथ होता है। दे गिव एन ओपाक वाइट अपीयरेंस और टू द लेयर। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर है वह ओपैक कलर वाइट कलर देता है, हेंस इज कॉल्ड वाइट मैटर। द सेरिब्रम रैप्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस। सेरिब्रम चारों तरफ से घिरा हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसको थैलमस कहते हैं, विच इज़ द मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी। तो सेरिब्रल रैप्स अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलमस विच इज अ मेजर
कोऑर्डिनेटिंग सेंटर फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नलिंग की तरह वह काम करता है। अनोदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड, अनोदर जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, उसको हाइपोथैलेमस कहते हैं। अनोदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन, अनोदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस लाइज एट द बेस ऑफ थैलेमस, थैलेमस के नीचे यह होता है हाइपोथैलेमस। द हाइपोथैलेमस कंटेन्स नंबर ऑफ सेंटर विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। अब हाइपोथैलेमस का काम देख लेते, पहले देख लेते कि सेरिब्रल रैप्स अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस कहते हैं, विच इज मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंसर एंड मोटर सिग्नलिंग के लिए सबसे मेजर पार्ट होता है वह थैलेमस होता है। एंड हाइपोथैलेमस जस्ट उसके बेस पर होते हैं। The hypothalamus contains a number of centers which control body temperature, urge for eating and drinking। जो हम लोग खाने की इच्छा पीने की इच्छा जो होता है, चाहे बॉडी टेम्परेचर होता है, वह हाइपोथैलेमस कराता है। तो ध्यान रखना, बॉडी टेम्परेचर हो चाहे भूख लगना प्यास लगना, ये हाइपोथैलेमस कराता है। इट also contains several groups of neurosecretory cells which secrete hormones called hypothalamic hormone। यह बहुत सारे हार्मोन को भी सिक्रेट करता है। द इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस etc फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड द लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर है कि फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जिसको लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस, along with the hypothalamus it is involved in regulation of sexual behavior। तो ये जो शामिल है, it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reaction के लिए, यानी कि जो भी टेम्पररी वर्क होते हैं वो सभी हाइपोथैलेमस कराने में हेल्प करता है। तो यहाँ है कि लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विथ, तो यहाँ लिम्बिक सिस्टम की बात करते हैं। तो इनर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम अलॉन्ग विद द हाइपोथैलेमस इट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शन जैसे एक्साइटमेंट, प्लीजर, रेज एंड फियर एंड मोटिवेशन भी हाइपोथैलेमस कराने में हेल्प करता है। तो सब टेम्पोररी काम ये कराने में हेल्प करता है। तो मिड ब्रेन फोर ब्रेन के बारे में देख लिया, मिड ब्रेन के बारे में देखते हैं। मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन द थैलेमस या हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन। तो पॉन्स एंड थैलेमस हाइपोथैलेमस के बीच में होता है। जैसे देख सकते हैं मिड ब्रेन कहाँ पर सिचुएटेड है, डायग्राम से देख सकते हैं ये मिड ब्रेन वाला एरिया है। तो मिड ब्रेन देख सकते हैं पॉन्स के बीच, ये पॉन्स है और इधर थैलेमस हाइपोथैलेमस है। तो इसके और इसके बीच में प्रेजेंट है, तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद है कि अ कैनाल कॉल्ड द सेरिब्रल एक्वेडक्ट, यहीं से एक कैनाल निकलता है जिसको सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं, पासेस थ्रू द मिड ब्रेन से ये पास होते हैं। द डोर्सल पोर्शन ऑफ द, पीछे की साइड जो पोर्शन होता है मिड ब्रेन का, कंसिस्ट मेनली ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग्स, लोब जिसको कहते हैं, यानी कि यहाँ पर डोर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ मेनली ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग लोब्स कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म्स द ब्रेन सिस्टम, दोनों मिलकर ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। अब हाइंड ब्रेन की बात करते हैं। हाइंड ब्रेन, द हाइंड ब्रेन कॉम्प्राइजेज पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला, ये सभी से मिलकर बना हुआ है। एल्सो कॉल्ड द मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला को मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। पॉन्स कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। तो पॉन्स में बहुत सारे फाइबर ट्रैक्ट होते हैं जो कि डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन से ज्वाइंटेड होते हैं। तो पॉन्स रीजन एक बार खुद देख सकते हैं जो कि सबसे ऊपर होते हैं। देख सकते हैं पॉन्स रीजन कहाँ पर है। तो यहाँ पर बहुत सारे फाइबर होते हैं जो कि ब्रेन के बहुत सारे रीजन को कनेक्ट करता है। सेरिबेलम हैज़ वेरी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइडेड द एडिशनल स्पेस ऑफ मैनी मोर न्यूरॉन्स। तो सेरिबेलम जो होते हैं वह बहुत ही कॉन्वोल्यूटेड सरफेस होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एडिशनल स्पेस, और इस तरीके से ये एडिशनल स्पेस को प्रोवाइड कराता है।
द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। जो द मेडुला जो होते हैं ब्रेन का, तो सेरिबेलम हैज़ वेरी कॉन्वलेटेड सरफेस होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मैनी न्यूरॉन्स के लिए यह स्पेस प्रोवाइड करता है। तो मेडुला रीजन देख सकते हैं कहाँ पर है, तो मेडुला रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ये कॉन्वलेटेड स्पेस है, यानी कि ट्यूबुलर लाइक स्पेस है। द मेडुला ऑफ द ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड से ये कनेक्टेड होते हैं। द मेडुला कंटेंस सेंटर विच कंट्रोल, और मेडुला जो होते हैं वह क्या क्या काम करता है, जैसे कंट्रोल रिस्पायरेशन को, कार्डियोवास्कुलर को एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन में ये हेल्प करता है। मेडुला कंटेंस सेंटर विच कंट्रोल रिस्पायरेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, ब्रेन के बारे में हमने स्टडी कर लिया। अब रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में देखते। तो मिड ब्रेन का तो यहाँ पर कुछ उतना इसमें काम तो नहीं बताया। अब यहाँ पर देखते हैं मेन हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन का ही काम होता है। फोर ब्रेन टेम्पररी रिमेंबर के लिए होता है, और जो हाइंड ब्रेन होता है हमारा पिछला दिमाग, वह बहुत सारे परमानेंट यादों को संजो के रखने के लिए काम करता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क के बारे में देखते हैं। You must have experienced a sudden withdrawal of a body part which comes in contact with objects that are extremely hot, cold, pointed, or animals that are scary or poisonous. The entire process of response to a peripheral nervous stimulation that occurs involuntarily, that is without conscious effort or thought, and require the involvement of a part of the central nervous system is called reflex action. तो रिफ्लेक्स एक्शन को आपने देख लिया कि द इंटायर प्रोसेस, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, द इंटायर प्रोसेस ऑफ अ रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर्स इनवॉलेंटरीली, दैट इज विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट एंड रिक्वायर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन. The reflex pathway comprises at least one afferent neuron, that is receptor, and one efferent, that is effector or exciter neuron, appropriately arranged in a series. The afferent neuron receives signals from a sensory organ and transmit the impulse by dorsal nerve root into CNS. तो डोर्सल नर्व रूट से लेकर वह सीएनएस के पास में जाता है। एट लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड द इफरेंट न्यूरॉन जो होते हैं, इफरेंट न्यूरॉन यानी कि कहाँ दिमाग से निकलकर रिसेप्टर के पास जाने वाला न्यूरॉन को इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। तो द इफरेंट न्यूरॉन देन carries signals from CNS to the effector. The stimulus and response thus forms a reflex arc as shown below in the knee jerk reflex. You should carefully study to understand the mechanism of knee jerk. तो ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है, देख सकते हैं डायग्राम में शो कर रहा है। सबसे पहले यहाँ पर है कि ये रिस्पॉन्स करता, तो रिस्पॉन्स का तो ये पैर का तो बताएगा कि ये थोड़ा सा इसको यहाँ पर सबसे पहले है स्टिमुलस करता है यहाँ पर, और रिस्पॉन्स यहाँ पर होता है। मसल्स स्पिंडल यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले मोटर इन प्लेट जो कि इफेक्टर यहाँ पर कराता है। अफरेंट पाथवे यहाँ है, तो सबसे पहले इसको मैकेनिज्म देखेंगे। यहाँ पर अफरेंट पाथवे है, मतलब यहाँ पर कुछ उसको हुआ, तो मसल्स स्पिंडल रिसेप्टर यहाँ पर कुछ उसको हुआ, ये एफरेंट होते होते देख सकते ब्रेन के पास में यह जाता है। ये डोर्सल रूट गैंग्लियन से होते हुए देख सकते ब्रेन के पास आया, यहाँ पर तुरंत रिस्पॉन्स कराने के लिए वे मतलब करता है, तो यहाँ से न्यूरॉन जाता है इसके पास में, देख सकते हैं ये जो है इफरेंट पाथवे, चाहे यहाँ पर जाए चाहे यहाँ पर जाए, तो इस तरीके से ये जाता है। तो इफेक्ट कराता है, इफेक्ट कराने के बाद ये स्टिमुलस करता है, स्टिमुलस करने के बाद ये रिस्पॉन्स करता है, तो इस तरीके से पाथ बनता है। तो वाइट मैटर देख रहे हैं यहाँ पर, ये ओपैक स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं। यहाँ पर ग्रे मैटर में ग्रेस दिखाई देता है। तो ये मोटर न्यूरॉन ये पार्ट है, तो डोर्सल रूट, तो ज़्यादा कुछ एकदम ईजी था। यहाँ पर इंटर न्यूरॉन है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन शोइंग नी जर्क रिफ्लेक्स को बताता है। सेंसरी रिसेप्शन और प्रोसेसिंग कैसे होता है, तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। यहाँ
हैव यू इवर, तो यहाँ पर जो होते हैं हैव यू इवर थॉट, हाउ डू यू फील द क्लाइमेटिक चेंज इन द इन्वायरमेंट, हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर, हाउ डू यू हियर अ साउंड. The sensory organ detect all types of changes in the environment and appropriate signals to the CNS, where all the inputs are processed and analyzed. Signals are then sent to different parts center of the brain. This is how you can sense change in environment. ये सब बताता है. In the following section, we will be learn introduced about to the structure and functioning of the eye, ear. तो दो चीज़ के बारे में देखना है, सेंसरी ऑर्गन्स फॉर विजन के लिए आई होता है एंड सेंसरी ऑर्गन फॉर हियरिंग के लिए. तो सबसे पहले आई की बात करते हैं और ये किस तरीके से आँख हमारा काम करता है वो भी हम देखेंगे. Our paired eye are located in socket of the skull called orbits. तो स्कल का जो सॉकेट होता है उसी में ये आँख हमारा सिचुएटेड होता है जिसको ऑर्बिट्स कहते हैं. अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई आर फॉलोइंग सेक्शन. तो सबसे पहले कुछ आँख के पार्ट्स हैं, देख सकते ये हमारा आँख है. तो आँख में जो हमारा लेंस होता है, लेंस के आगे वाला चैम्बर को एक्वस चैम्बर कहते हैं जहाँ पर पानी भरा होता है और यहाँ पर विट्रस चैम्बर होता है जो कि पदार्थ भरा होता है. तो एक्वस एंड विट्रस चैम्बर को आपने समझ लिया. जो देख रहे हैं इसको आइरिस स्ट्रक्चर, ये वाला आइरिस है. और सबसे आउटर लेयर को यहाँ पर ये कहते हैं, आउटर लेयर को कॉर्निया कहते हैं. कॉर्निया देख लिए और यहाँ पर देख रहे हैं ये सिलियरी बॉडी है. तो इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलियरी बॉडी है. यही आइरिस के मूवमेंट को बताता है, मतलब ये हमारा आइरिस है और बीच में तो लेंस होता है. तो विट्रस, आइरिस, रेटिना देख सकते हैं यही इस तरीके ज्वाइंटेड होकर नीचे की ओर थोड़ा मोटा लेयर ये बनाता है. और एक जो फोल्डेड यानी कि गड्ढा टाइप के स्ट्रक्चर होता है इसको फोबिया कहते हैं. और यहाँ पर जो स्पॉट होता है वो ब्लाइंड स्पॉट होता है. तो ब्लाइंड स्पॉट और इस तरीके से बहुत सारे ब्लड वेसल्स के साथ यहाँ पर ऑप्टिक नर्व होते हैं. और फिर यहाँ पर ये रेटिना सबसे इधर जो अंदर वाला लेयर होता है इंटरनल लेयर दैट इज़ रेटिना. देन उसके बाद जो लेयर आता है वह क्रोवाइड होता है और इसके बाद जो स्ट्रक्चर होता है वह स्क्लेरा था. रेटिना, क्रोवाइड एंड स्क्लेरा ये तीनों पार्ट को आपको ध्यान में रखना है. अब देन इस तरीके से एक एक स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखते हैं. तो पार्ट ऑफ द आई में कि द एडल्ट ह्यूमन आई बॉल इज नियरली अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर. द वॉल ऑफ आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स. तो सबसे पहले देखा हमने कि एक्सटर्नल लेयर कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू जिसको स्क्लेरा कहते हैं. तो देख सकते हैं सबसे आउटर लेयर ये है, तो ये वाला लेयर को स्क्लेरा कहते हैं. देख सकते हैं ये जो लेयर आउटर है ये स्क्लेरा कहते हैं. देन मिडिल, तो ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिल कर बना होता है, तो वो ध्यान रखना है. एंड नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पर एक्सटर्नल लेयर इज कंपोज्ड ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड इज कॉल्ड स्क्लेरा. द इंटीरियर पोर्शन ऑफ दिस लेयर, और इसका सबसे अंदर लेयर जो होता है उसको कॉर्निया कहते हैं. द मिडिल लेयर जो होता है वह क्रोवाइड होता है, कंटेन्स मेनी ब्लड वेसल्स. क्रोवाइड में ही बहुत सारे ब्लड वेसल्स दिखाई देता है जिसके कारण वह ब्लूइश इन कलर दिखाई देता है. द क्रोवाइड लेयर इज थीन. तो क्रोवाइड लेयर जो होता है इज थीन ओवर द पोस्टेरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल. द क्रोवाइड लेयर इज थीन ओवर द पोस्टेरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल. तो यहाँ तक देख लिए जो क्रोवाइड लेयर होता है वह कितना होता है, थीन ओवर द पोस्टेरियर 2/3. तो यह देख सकते थीन होता है, पोस्टेरियरली ही भाग बहुत ज़्यादा मोटा होता है उसके कंपेरिजन में. मतलब यह लगभग 1.5 गुना होता है मोटा इस बाहर की जो इस साइड देख रहे हैं वो. तो लिखा हुआ है द क्रोवाइड लेयर इज थीन ओवर द पोस्टेरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल बट इट बिकम थिक इज द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म द सिलियरी बॉडी. तो ये थिक हो जाता है एंटीरियर पार्ट में. जो देख रहे हैं यहाँ पर क्रोवाइड लेयर है, एंटीरियर साइड में यह थिक हो जाता है. एंड द आई बॉल इसके ऊपर है यहाँ से. द क्रोवाइड लेयर इज थीन ओवर द पोस्टेरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल बट इट बिकम थिक इज द एंटीरियर पार्ट
एंटीरियर पार्ट होकर वह जो होते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से सिलियरी बॉडी बनाता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये सिलियरी बॉडी का डायग्राम है। यही आगे चलकर लेयर, जैसे आप इसको गौर से देखेंगे तो जो ये है ये एंटीरियरली जो देख रहे हैं 2/3 पार्ट मतलब मोटा ये हो गया, और यही सिलियरी बॉडी होता है। क्रोवाइड जो लेयर होते हैं बीच वाला लेयर वही सिलियरी बॉडी बनाता है। द सिलियरी बॉडी इट सेल्फ कंटिन्यू फॉरवर्ड टू फॉर्म। तो सिलियरी बॉडी हो गया इट सेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड होकर बना लेता है पिगमेंट टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपाक स्ट्रक्चर कॉल्ड द आइरिस कहते हैं। तो द सिलियरी बॉडी इट सेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपाक स्ट्रक्चर कॉल्ड द आइरिस कहते हैं। तो यही एक ओपाक स्ट्रक्चर बना लेता है, आइरिस कहते हैं। तो आइरिस का डायग्राम भी आप देख सकते हो, ओपाक स्ट्रक्चर है। द आईबॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस। तो जो यहाँ पर है कि द आईबॉल कंटेन्स अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, eyeball contains a transparent crystalline lens which is held in place by ligaments। eyeball के ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस होते हैं जो कि हेल्ड होता है इन प्लेस बाय लिगामेंट्स अटैच टू द सिलियरी बॉडी, जो कि सिलियरी बॉडी से वे अटैच होते। तो eyeball contains a transparent crystalline lens होते विच इज हेल्ड प्लेस बाय लिगामेंट अटैच टू द सिलियरी बॉडी से अटैच होता है। इन फ्रंट ऑफ द लेंस द अपर्चर सराउंडेड बाय आइरिस इज कॉल्ड पीपुल। तो जो यहाँ पर तो पीपुल का डायग्राम नहीं दिया, लेकिन जो अपर्चर से वह सराउंडेड होता है, सबसे बाहरी लेयर जो होता है आँख का वह पुपिल होता है। द डायमीटर ऑफ पुपिल इज रेगुलेटेड बाय द मसल्स फाइबर्स ऑफ आइरिस के जो मसल्स फाइबर होते हैं उसी से इसका डायमीटर चेंज होते रहता है। द इनर लेयर इज जो होता है रेटिना। तो ध्यान रखना है सबसे इनर लेयर है रेड कलर के दिखाई दे रहा है इसमें, वह रेटिना है। तो उस द इनर लेयर इज रेटिना एंड कंटेन्स 3 लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड से लेकर आउटसाइड यहाँ पर है रेटिना। इस तरीके से सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ रेटिना का डायग्राम। तो इस तरीके से ये रेटिना का है और इसमें 3 लेयर होता है। तो ये पूरा रेटिना समझिए, यहाँ के स्ट्रक्चर को जो रेड है ये वाला बता रहे। तो सबसे यहाँ पर है इनसाइड टू आउटसाइड, यानी कि सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं ये है जो वह गैंग्लियन सेल है, मतलब ये जो डायग्राम बना है ये पीला कलर की दिखाई दे रहा है, ये गैंग्लियन सेल है। देन बाइपोलर सेल्स इस तरीके से जो होते हैं, मतलब ये कलर जो ग्रीन कलर देख रहे हैं ये, तो ये बाइपोलर सेल्स है। और फिर उसके बाद जो लास्ट में जो होता है, जैसे यहाँ पर जो देख ले बता रहे कलर, ये ब्लू कलर का वह फोटो रिसेप्टर सेल्स है। तो यहाँ पर इस तरीके से तो इस तरीके से रेटिना जो होता है वह 3 लेयर से मिलकर बना होता है। तो उसी के इनसाइड टू आउटसाइड देख लिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स। फोटो रिसेप्टर सेल्स जो कि सबसे आउटर लेयर है रेटिना का, तो वह रॉड्स एंड कोन्स से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर कुछ थोड़ा ध्यान रखना है। तो जो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स नेमली रॉड्स एंड कोन्स। दीज सेल्स कंटेन द लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कॉल्ड फोटोपिगमेंट्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एक रॉड्स होता है एंड कोन्स होता है। दीज सेल कंटेन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन कॉल्ड द फोटोपिगमेंट्स कहते हैं द डे लाइट। अब तो यहाँ पर होते हैं फोटो रिसेप्टर सेल्स, एक रट्स होते हैं। रट्स उस समय काम करता है, मतलब रात के समय में रट्स काम करता है, अंधेरा वाला कोई भी, और कौन से दिन के समय में काम करता है। द डे लाइट दैट इज फोटोपिक विजन एंड कलर विजन आर फंक्शन ऑफ द कोन्स। तो जो भी दिन वाला काम हो चाहे कलर विजन वाला काम हो वह कोन्स काम करता है। एंड ट्विलाइट जो कि रात वाला काम हो इसको टॉपिक विजन इज द फंक्शन ऑफ द रट्स काम करता है। तो वो देख लिए कौन क्या किस समय एक्टिवेट होता है वो देख लिए। द रट्स कंटेन अ पर्पलिश रेड प्रोटीन कॉल्ड द रोडोप्सिन। तो रट के पास एक पर्पलिश रेड प्रोटीन होते हैं जो कि रोडोप्सिन कहलाता है, जिसको विजुअल पर्पल भी कहते हैं। तो रट्स रात में काम करता है। विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है रोडोप्सिन। इन द ह्यूमन आई देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोन्स विच पोसेस। 3 टाइप्स के कोन्स भी होते हैं जो देयर ऑन कैरेक्टरिस्टिक फोटो पिगमेंट्स।
उसका जो होते हैं वे अलग ही फोटो विच possess their own characteristic photo pigment that respond to। तो ये रिस्पॉन्ड करता है कंस विच possess their own characteristic फोटो पिगमेंट होते हैं रेड ग्रीन एंड ब्लू। रेड ग्रीन एंड ब्लू लाइट्स द sensation of different colors are produced by various combination of these cones। यही तीनों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग कलर देता है एंड देयर फोटो पिगमेंट्स when these cones are stimulated equally। जब ये एक साथ मिलकर स्टिमुलेट करता है इक्वली a sensation of white light is produced होता है। जब तीनों एक जैसा अगर हो जाता है यहाँ पर कॉन्स स्टिमुलेटेड इक्वली तो उस समय वाइट कलर हमें दिखाई देता है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन कर करके बहुत सारे कलर ये दिखाई देता है। द ऑप्टिक लीव द आई एंड द रेटिनल ब्लड इंटर इट। ऑप्टिक नर्व जो होते हैं वहाँ जब वो हटता है तो आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स इंटर इट अ पॉइंट मेडियल टू अ स्लाइट अबव द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई बॉल। तो यहाँ पर है कि द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स इंटर इट अ पॉइंट मेडियल टू, जो कि मेडियल के साइड टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई बॉल। द photoreceptor cells are not present in that region and hence it is called blind spot। जो वहाँ पर फोटोरिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते उसी को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। एट द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई, जो पोस्टेरियर पोल पीछे की साइड जो होते हैं लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट के थोड़ा सा लैटरल देयर इज येलोइश पिगमेंट स्पॉट जो होते हैं कल्ड मैकुला लुटिया कहते हैं इसको। देयर इज अ येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट कल्ड मैकुला लुटिया विद द सेंट्रल पीट कॉल्ड द फोबिया। यह सेंट्रल पीट होते हैं जिसको फोबिया कहते हैं। तो येलोइश पिग फोटो यहाँ पर है कि एट द पोस्टेरियर पोल ऑफ द आई लैटरल टू द ब्लाइंड स्पॉट देयर इज अ येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट कॉल्ड मैकुला लुटिया विद द सेंट्रल पीट कॉल्ड फोबिया। The fovea is thinned out portion of the retina where only the cones are densely packed। fovea एक thinned out portion of the retina का है where only the cones are densely packed होता है। It is the point where the visual acuity, यह एक ऐसा पॉइंट है द फोविया इज थिन्ड आउट पोर्शन ऑफ द रेटिना वेयर ओनली द कोन्स आर डेंसली पैक्ड। इट इज़ द पॉइंट वेयर द विजुअल एक्टिविटी। तो फोविया जो होते हैं थिन्ड आउट पोर्शन है रेटिना वेयर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड। तो फोविया का डायग्राम देख सकते हैं, ये एक फोविया का डायग्राम है जो कि थिन्ड आउट थोड़ा सा पोर्शन है रेटिना वेयर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड होते हैं। इट इज़ द पॉइंट वेयर द विजुअल एक्टिविटी इज ग्रेटेस्ट सबसे ज़्यादा विजुअल एक्टिविटी रेजुलेशन अच्छा यहीं पर होता है। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर कहते हैं। कॉर्निया जो कि सबसे बाहर लेयर है एंड लेंस जो होते हैं वह थोड़ा सा अंदर है, दोनों के बीच में जो खाली स्पेस होता है उसमें एक्वस चैम्बर भरा होता है एंड कंटेन थिन वाटरी फ्लूइड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर जिसको कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना कॉल्ड वाइट्रस चैम्बर कहते हैं एंड इज फिल्ड ट्रांसपेरेंट जेल कॉल्ड वाइट्रस ह्यूमर कहते हैं। मैकेनिज्म ऑफ विजन कैसे वे शो होता है, मैकेनिज्म ऑफ विजन में द लाइट रेज इन विजिबल वेवलेंथ फोकस्ड ऑन द रेटिना। द लाइट रेज इनविजिबल वेवलेंथ जो होते हैं फोकस्ड होता है रेटिना थ्रू द कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल इम्पल्स। ये जनरेशन करता है पोटेंशियल को इन रॉड्स एंड कोन्स में एज ए मेंशन्ड अर्लियर। द फोटो सेंसिटिव कंपाउंड जहाँ पर फोटो पिगमेंट होते हैं इन द ह्यूमन आइज, वहाँ पर एक ऑप्सिन जो कि प्रोटीन है और रेटिना जो कि एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए है, दोनों से मिलकर रोडोप्सिन प्रोटीन होते हैं। लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ दी रेटिनल फ्रॉम ऑप्सिन। राइट जो होते हैं वह लाइट इंड्यूस कर देता है रेटिना और ऑप्सिन दोनों अलग कर देता है। इन चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्सिन दिस कॉज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज। यही जो होते हैं सबसे पहले दोनों चेंज हो गया और ये जो है मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को चेंज कर देता है। एज ए रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आर जनरेटेड इन द फोटो रिसेप्टर सेल्स दिस प्रोड्यूस अ सिग्नल्स। यही आगे चलकर सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते दैट जनरेट एक्शन पोटेंशियल इन द गैंग्लियन। तो
तो ये एक्शन पोटेंशियल गैंग्लियन में करता है थ्रू द बाइपोलर सेल्स। दीज एक्शंस पोटेंशियल जो होते ट्रांसमिटेड बाय ऑप्टिक नर्व्स, तो यह ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा ट्रांसमिटेड होते हैं टू द विजुअल कॉर्टेक्स एरिया ऑफ द ब्रेन। तो ट्रांसमिटेड बाय द ऑप्टिक नर्व्स टू द विजुअल एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन वेयर द न्यूरॉन इम्पल्सेस आर एनालाइज्ड, जहाँ पर न्यूरॉन इम्पल्स एनालाइज्ड होते हैं एंड द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना इज रिकॉग्नाइज्ड बेस्ड ऑन अर्लियर मेमोरी एंड एक्सपीरियंस के आधार पर वो दिखाई देता है। तो क्या जो ये देखे हैं वो कहाँ पर काम करता है, तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साइट पर ये काम करता है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि इसका भाग है किसका, तो फोर ब्रेन का ये पार्ट है। अब ईयर के बारे में स्टडी करते तो ईयर में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये भी बहुत इजी है। तो ईयर के डायग्राम पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले ये पिन्ना है, पिन्ना के बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होते हैं। और देख सकते हैं टेम्पोरल बोन भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। टेम्पोरल बोन जो कि आँख से मतलब कहाँ से रिलेटेड है, टेम्पोरल बोन का डायग्राम है टेम्पोरल बोन। तब उसी में कान में 3 जो हड्डी होते हैं वह कितना छोटा था देख सकते हैं। मैलियस बोन दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद इंकस बोन है, मैलियस इंकस। फिर उसके बाद स्टेपिस दिखाई दे रहा है इन ओवल विंडो में, मैलियस इंकस स्टेपिस। और यहाँ पर कॉक्लियर नर्व भी फिर दिखाई दे रहा है। तो कॉक्लिया है, देन कॉक्लियर नर्व, इस तरीके से के है। तो ये सबसे अंतिम में होता है यूस्टाचियन ट्यूब भी दिखाई दे रहा है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। बस आप इसका पोजीशन याद रख लीजिए कि कहाँ कौन पर है। पिन्ना सबसे बाहर में है, फिर एक्सटर्नली ऑडिटरी कैनाल जो कि उससे कनेक्टेड है, देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं वह यूस्टाचियन ट्यूब जो कि रेड कलर दिखाई दे रहा है वहाँ से कनेक्टेड है। एंड देन मैलियस इंकस एंड स्टेपिस किस तरीके से ये ज्वाइंटेड है वो भी आप डायग्राम में देख रहे हैं। उसके बाद कॉक्लियर नर्व है, फिर कॉक्लिया है, टेम्पोरल बोन तो ऊपर की साइड अटैच है। तो उसी के बारे में यहाँ पर देखते हैं द ईयर के बारे में। द ईयर परफॉर्म 2 सेंसरी फंक्शन, एक हियरिंग का काम करता है, एक मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी बैलेंस में भी हेल्प करता है। एनाटॉमिकली द ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर सेक्शन, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर लेयर में डिवाइडेड है। आउटर ईयर जो होते कंसिस्ट ऑफ पिन्ना एंड एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटर्स या कैनाल कहते हैं। द पिन्ना कलेक्ट्स द वाइब्रेशन इन द एयर व्हिच प्रोड्यूस्ड साउंड। द एक्सटर्नली ऑडिटरी मीटर्स लीड्स इनवर्ड एंड एक्सटेंड्स अप टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास वहाँ जाता है, जो कहलाता है ईयर ड्रम भी कहलाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देयर आर वेरी फाइन हेयर्स एंड वैक्स सिक्रेटिंग सेबेसियस ग्लैंड्स इन द स्किन ऑफ द पिन्ना एंड द मीटस, यानी कि वहाँ पर फाइन हेयर एंड वैक्स सिक्रेटिंग सेबेसियस ग्लैंड होते हैं। देयर आर वेरी फाइन हेयर्स, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे हेयर होते हैं, एंड वैक्स सिक्रेटिंग सेबेसियस ग्लैंड होते हैं स्किन में ऑफ द पिन्ना एंड मीटस में। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विथ स्किन। तो जो यहाँ पर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कम्पोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कवर्ड विथ स्किन आउटसाइड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है वह कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, विद स्किन जो होता है वह आउटसाइड होता है और म्यूकस जो होता है वह इनसाइड होता है। अब इस तरीके से हमने आउटर लेयर के बारे में देख लिया, मतलब आउटर पार्ट ऑफ ईयर देख लिया। अब मिडिल ईयर कंटेंस 3 ऑसिकल्स जो कि मैलियस इंकस एंड स्टेपिस होते, विच आर अटैच्ड टू वन अनदर इन अ चेन लाइक फैशन। द मैलियस इज अटैच्ड टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड द स्टेपिस जो होते हैं वह अटैच्ड होता है ओवल विंडो से ऑफ द कोक्लिया। द ईयर ऑसिकल्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। तो यहाँ पर है ईयर जो ऑसिकल्स होते हैं इंक्रीज करता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स, मतलब उसको बढ़ाने में, जो साउंड वेव्स होते हैं उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। एन यूस्टाचियन ट्यूब कनेक्ट द मिडिल ईयर, यूस्टाचियन ट्यूब जो होते हैं वह कनेक्ट करता है मिडिल ईयर कैविटी विद द फेरिंग्स। तो अब यहाँ पर देखते यूस्टाचियन ट्यूब जो देखते रेड कलर के था वह कनेक्ट करता है मिडिल ईयर कैविटी, मिडिल ईयर कैविटी होता है विद द
फेरिंग्स से वह कनेक्ट करने में हेल्प करता है। द यूस्टाचियन ट्यूब हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग द प्रेशर ऑन द आइदर साइड। तो इस तरीके से जो यूस्टाचियन ट्यूब है दोनों साइड के प्रेशर को वह बराबर करने की कोशिश करता है। एक मिडिल एयर का और एक फेरिंग्स का प्रेशर को वह इक्वल करने की कोशिश करते रहता है। अब इस तरीके से मिडिल लेयर के बारे में हमने देख लिया। अब देखते हैं इनर लेयर के बारे में। द फ्लूइड फील्ड इन इनर ईयर कॉल्ड लैबिरेंथ। तो सबसे इनर लेयर होता है वह लैबिरेंथ का डायग्राम देख रहे हैं। तो ये डायग्राम है डायग्रामेटिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्शन व्यू ऑफ कोक्लिया। तो कोक्लिया को इस तरीके से कट किया गया है। कोक्लिया ये है। तो कोक्लिया को आपने मानिए आप इस तरीके से जब कट किए तो इस तरीके से कट करने के बाद देखिए कहाँ पर क्या क्या दिखाई देता है। तो कोक्लिया को कट करने के बाद यहाँ पर इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं ये कोक्लिया का डायग्राम है। कोक्लिया इस तरीक़ा से घुमा हुआ भाग रहता है। तो कोक्लिया में सबसे पहले स्केला टिम्पैनी सबसे पहले ऊपर, राइजनर्स मेम्ब्रेन ऊपर के साइड है। तो राइजनर्स मेम्ब्रेन जो देख रहे हैं ये इस साइड भी राइजनर्स मेम्ब्रेन है। पूरा जो देख रहे हैं ये जो अरेंज्ड है ये राइजनर्स मेम्ब्रेन है। सबका क्या काम है वो भी देखेंगे। अब इस तरीके से यहाँ पर ये बीच में है जिसके कारण स्केला मीडिया कहते हैं। ये सबसे ऊपर वाला में दिखाई दे रहा है जिसके कारण स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। एंड यहाँ पर सबसे नीचे जो दिखाई दे रहा है इस तरीके से यह स्केला टिम्पैनी कहलाता है। तो स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला कॉर्टी, स्केला टिम्पैनी देख लिए। उसके बाद यहाँ पर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है। देन बैसिलर मेम्ब्रेन इस साइड है। तो बैसिलर मेम्ब्रेन, राइजनर्स ग्लैंड, स्केला वेस्टिबुलाई सबसे ऊपर, स्केला ऑफ कॉर्टी बीच में एंड स्केला टिम्पैनी ये है। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहाँ पर है। तो इतना तो देख लिए ये सब पार्ट। तो इसी सब के बारे में यहाँ पर कुछ इनर लेयर के बारे में थोड़ा सा मुश्किल लगता है। द फ्लूइड फील्ड इनर ईयर कॉल्ड लैबिरिंथ कहते हैं कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स से कंसिस्ट होता है। द बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो दो पार्ट से ये कंसिस्ट होता है, बोनी एंड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। द बोनी लैबिरिंथ इज अ सीरीज ऑफ चैनल्स। बोनी लैबिरिंथ होता है अ सीरीज ऑफ चैनल्स। इनसाइड द चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो द बोनी लैबिरिंथ होते हैं इन अ सीरीज ऑफ चैनल्स। इनसाइड द चैनल्स लाइज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। तो बोनी लैबिरिंथ में देखते हैं कि वह चैनल्स होते हैं और इसी बोनी लैबिरिंथ के अंदर द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ प्रेजेंट होते हैं विच इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड पेरीलिम्फ। फ्लूइड फील्ड जो मतलब होते हैं वह पेरीलिम्फ कहलाता है जो कि इसके चारों साइड से होते। द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड इंडोलिम्फ। तो इंडोलिम्फ जो फ्लूइड होता है लैबिरिंथ में भरा हुआ वह इंडोलिम्फ होता है और उसके चारों ओर से जो लेयर होता है उसको पेरीलिम्फ कहते हैं। द क्वाइल पोर्शन ऑफ द लैबिरिंथ कॉल्ड कोक्लिया। लैबिरिंथ का जो सबसे क्वाइल पोर्शन होते हैं वही कोक्लिया कहलाता है। देख सकते हैं ये लैबिरिंथ है और इसका कोक्लिया सबसे क्वाइल पोर्शन कहलाता है। द मेम्ब्रेनस कंस्टिट्यूटिंग कोक्लिया। वहाँ पर कौन कौन चीज़ होता है? द राइजनर से एंड बैसिलर होते हैं डिवाइडेड। द मेम्ब्रेनस कंस्टिट्यूटिंग कोक्लिया, द राइजनर एंड बैसिलर डिवाइड्स द सराउंडिंग पेरीलिम्फ फील्ड बोनी लैबिरिंथ इनटू एन अपर स्केला वेस्टिबुलाई एंड अ लोअर स्केला टिम्पैनी कहलाता है। द स्पेस विद इन कोक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया। तो यहाँ पर है कि द स्पेस विद इन कोक्लिया कॉल्ड स्केला मीडिया, जो कि स्पेस बीच वाला है, फिल्ड विथ इंडोलिम्फ, वह इंडोलिम्फ से भरा होता है। एट द बेस ऑफ कोक्लिया स्केला वेस्टिबुलाई जो होते हैं प्रेजेंट होता है। बेस ऑफ इंड्स एट द ओवल विंडो से होते हुए वह स्केला वेस्टिबुलाई इंड होता है। वाइल द स्केला टिम्पैनी जो होते हैं टर्मिनेट्स द राउंड विंडो विच ओपन द मिडिल एयर। टर्मिनेट्स राउंड विंडो के और यहाँ पर ओपन करता है। तो स्केला टिम्पैनी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बैसिलर मेम्ब्रेन। बैसिलर मेम्ब्रेन जो यहाँ पर देख रहे हैं तो इस बैसिलर मेम्ब्रेन देख सकते हैं बैसिलर मेम्ब्रेन इस साइड है तो वहीं पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी प्रेजेंट होता है। तो लिखा हुआ है कि द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बैसिलर मेम्ब्रेन विच कंटेन हेयर सेल्स, जहाँ पर हेयर सेल्स मिलकर बना होता है। डैट एक्ट एज
ऑडिटरी रिसेप्टर्स की तरह वह काम करता है। द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज, हेयर सेल्स होते हैं वह रोज में प्रेजेंट होता है ऑन द इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। तो द हेयर सेल्स आर प्रेजेंट इन रोज ऑन इंटरनल साइड ऑफ द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, हेयर सेल जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं रोज ऑन द इंटरनल साइड ऑफ ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। Hair cells are present in the rows in the internal side of the organ of Corti. The basal end of the hair cell is in close contact with afferent nerve fiber. Basal ends होते हैं hair cells का, वह close contact होता है afferent nerve fiber से। A large number of process called stereocilia कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि the basal end of hair cell in close contact with afferent nerve fibers. A large number of processes called stereocilia. हेयर सेल जो होते हैं कॉलेज कंटेक्ट होता है एफरेंट नर्व फाइबर से, और अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेस कॉल्ड स्टीरियोसिलिया आर प्रोजेक्शन फ्रॉम द एपिकल पार्ट ऑफ ईच हेयर सेल्स। हर हेयर सेल्स से स्टीरियोसिलिया प्रेजेंट होता है जहाँ वे आता है एपिकल पार्ट ऑफ हेयर सेल से। अबव द रोज द हेयर सेल इज थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। रोज के ऊपर जो हेयर रोज होते हैं उसके ऊपर वाला पार्ट को इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, उसी को टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। द इनर ईयर also कंटेन अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम कॉल्ड वेस्टिबुलर apparatus कहते हैं। इनर ईयर में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसको वेस्टिबुलर apparatus कहते हैं। लोकेटेड अबव द कोक्लिया से ऊपर वह लोकेटेड होते हैं। द वेस्टिबुलर apparatus इज composed ऑफ 3 सेमी सर्कुलर कैनाल एंड ओटोलिथ ऑर्गन। तो वेस्टिबुलर apparatus यह कोक्लिया से ऊपर अटैच होता है जहाँ पर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं एंड द ओटोलिथ ऑर्गन होते हैं। कंसिस्ट ऑफ सैक्यूल एंड यूट्रिकल यहाँ पर होते हैं, कंसिस्ट ऑफ द सैक्यूल एंड यूट्रिकल। ईच सेमी सर्कुलर कैनाल लाइज इन डिफरेंट प्लेन, हर सेमी सर्कुलर कैनाल होते हुए डिफरेंट प्लेन में लाइज करते हैं at right angles to each other. The membranous canals are suspended in the perilymph of the bony canals. Membranous canals होते हैं वह suspended होता है in the perilymph of bony canals. The base of canal is swollen. तो base of canal जो हो गया, the base of canal is swollen and is called ampulla. The base of canal जो होता है swollen होता है जिसको एम्पूला कहते हैं। विच कंटेन्स अ प्रोजेक्टिंग रीज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलेरिस, विच कंटेन्स अ प्रोजेक्टिंग रीज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलेरिस विच हैज हेयर सेल्स। तो विच कंटेन प्रोजेक्टिंग रीज कॉल्ड क्रिस्टा एम्पुलेरिस विच हैज हेयर सेल्स। तो ये लाइन कुछ द बेस ऑफ कैनाल इज स्वोलेन एंड इज कॉल्ड एम्पूला विच कंटेनिंग projecting ridge called crista ampullaris which has hair cells. The saccule and utricle contain a projecting ridge called macula कहते हैं। The saccule and utricle contain projecting ridge called macula. The crista and macula are specific receptors of the vestibular apparatus, वे होते हैं responsible for maintenance of the balance of the body and posture। तो क्रिस्टा एंड मैकुला जो होते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स वेस्टिबुलर apparatus के पास होता है, क्रिस्टा एंड मैकुला के पास, जो कि मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर को यह मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पर है लास्ट में मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, हियरिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है। तो हाउ डज ईयर कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू न्यूरल impulse which are sensed and processed by the brain enabling the recognize a sound. The external ear receives sound waves and directs them to the eardrum. The eardrum vibrates in response to the sound waves. वहाँ पर है कि सबसे पहले जो एक्सटर्नल ईयर जो होते हैं साउंड को वह रिसीव करता है, देन डायरेक्ट वह ईयर ड्रम के पास जाता है। ईयर ड्रम वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स, वही जो ईयर ड्रम वाइब्रेट करके साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है एंड दीज वाइब्रेशन जो होते हैं वह कहाँ जाता है, ईयर ऑसिकल्स के पास जहाँ पर मैलियस इंकस एंड स्टेपिस होते हैं, टू ओवल विंडो तक जाता है। द वाइब्रेशन आर पास्ड थ्रू द ओवल विंडो ऑन द फ्लूइड ऑफ द कोक्लिया के पास जाता है। वेयर दे जनरेट वेव्स इन द लिम्फ, जो इंडोलिम्फ पेरीलिम्फ देखते हैं वहाँ पर वह
जनरेट करता है वेव्स को। द वेव्स इन द लिम्फ इंड्यूस रिपल इन द बेसिलर मेम्ब्रेन। वह रिपल जो होते हैं वह बेसिलर मेम्ब्रेन में इंड्यूस करता है। दिस मूवमेंट ऑफ द बेसिलर मेम्ब्रेन बेंड द हेयर सेल्स को वह बेंड कर देता है, जिसके कारण प्रेजेंटिंग देम अगेंस्ट द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, वह उसके प्रेस करता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। एज ए रिजल्ट नर्व इम्पल्स आर जनरेटेड। जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ पर नर्व इम्पल्स जनरेटेड होता है इन द एसोसिएटेड एफरेंट न्यूरॉन्स के पास। दिस इम्पल्स आर ट्रांसमिटेड बाय द एफरेंट फाइबर्स बाय ऑडिटरी नर्व्स। तो ये जो होते हैं impulses are transmitted by the afferent fibers by auditory nerves to the auditory cortex of the brain, where impulses are analyzed and the sound is recognized होता है। तो यही है कि these impulses are transmitted by the afferent fiber by auditory nerves to the auditory cortex of the brain, where the impulses are analyzed and the sound is recognized, वहाँ पर sound होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।